माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अमेंडमेंट की सीरीज का ये पार्ट नंबर 2 है और आज जो है हम कुछ ज़्यादा ही अमेंडमेंट्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पीजीबीपी के अमेंडमेंट, कैपिटल गेन की अमेंडमेंट और अदर सोर्स के अमेंडमेंट को कवर करने वाले हैं। एक बात मैं दोबारा से आपको क्लियर कर दूं कि मई के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं आपके, तो मई में जो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट थी वो एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, ऐसे पूछ पाया नहीं, तो अब वो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट नवंबर के लिए डबल इम्पोर्टेंट हो गई है। दोस्तों, आपने जो फर्स्ट पार्ट में सीखा और इस पार्ट में जो सीखा, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ आपके 5 to 10 मार्क्स इसी में से आ जाएंगे। लेकिन वही रिक्वायरमेंट है, अल्टीमेट जब तक आप रिवीजन नहीं देंगे, फोकस नहीं देंगे, दिक्कत आएगी। पार्ट 1 पहले देख के आइए, उसके बाद पार्ट 2 पे आइएगा। अगर दिक्कत हो रही हो तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको डेफिनेटली प्लेलिस्ट के अंदर पार्ट 1 मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं पीजीबीपी में। पीजीबीपी में देखिए खास तो नहीं है अमेंडमेंट, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूडीबी बताया गया है। कह रहा है मोटर बसेस है, मोटर लॉरीज हैं, मोटर टैक्सीज हैं जो कि यूज़ हो रही हैं बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, जिसको हम हायर पे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने 10-5 गाड़ियाँ खरीद ली, मैं किसी और को देता हूँ रेंट पे कि भाई तुम ले जाओ, या फिर मैंने गाड़ियाँ खरीद ली, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ऑफिस से लाना ले जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, मैं ये सब करवा रहा हूँ, हायर पे काम करवा रहा हूँ। एक्वायर्ड ड्यूरिंग, कब आपने खरीदा था इसे, जिसे आपने खरीदा है। सर ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू बन सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट बन सकता है, 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। जिसे आपने खरीदा है 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में, ठीक है। और एंड पुट टू यूज, आपने उसे पुट टू यूज भी कर दिया है। कहाँ कर दिया सर? 31 मार्च 2020। यानी एक बार दोबारा से लिखिए, 45% का डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपने इसे 23 अगस्त से 19 से लेकर आपने 31 मार्च 2020 तक के बीच में यूज कर लिया है। प्लस ये तो आपका बाय हो गया। उसके बाद है पुट टू यूज, मतलब आपने खरीद के 100 पीस नहीं लिया है, आप उसको बस ऐसे शो ऑफ मिठाइयाँ खिलाने के लिए नहीं खरीदा है, हम उसको बिजनेस में भी लगा दे रहे हैं। कब सर? पुट टू यूज बिफोर, कब सर? आपका 31 मार्च 2020। तो अगर आप ये कर रहे हो तो बाकियों का रेट पुराना वाला ही है, लेकिन अगर आपने इस पीरियड में खरीदा और पुट टू यूज भी किया तो भैया 45 का डेप्रिसिएशन आप ले सकते हो परसेंट का। नाउ एक क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा बताओ उस पर डेप्रिसिएशन रेट क्या लगेगा। हो सकता है आप 10% लगा दो, आप 30 लगा दो, या तो आप 45 लगाओ। 45 लगाना चाहते हो तो मेरी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है, सबसे बड़ी कंडीशन ये है, आपने कब खरीदा है। एंड पहली कंडीशन, अगर ये केस स्टडी आती है तो केस स्टडी में आप कैसे लिखोगे? एज पर दी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वी हैव टू सेटिस्फाई 2 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, इट शुड बी acquired within the period of 23 August to 31st March 2020, and second condition is and second, and मतलब दोनों ही होनी है। एंड वर्ड है, देखिए यहाँ पे एंड है, मतलब ये नहीं कि कोई एक। एंड सेकंड कंडीशन इज पुट टू यूज बिफोर 31st March 2020, एंड इफ a organization satisfy the both of the condition then only he can claim 45%। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है और मेरा दिल कह रहा है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। ठीक, नाउ दूसरा ये कह रहा है कि मोटर कार अदर देन दोज यूज इन द बिजनेस, मतलब जो इसमें नहीं आ रही है, मतलब जो कैटेगरी ए में नहीं है वो कैटेगरी बी में है। आपने दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो आपको सिर्फ 30% ही डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए मिलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? 15% का। लिटरली अगर मैं एग्जामिनर होता 8 मार्क का क्वेश्चन मैं बना देता इन दोनों को यूज करके। टोटल 4 असेट्स शो करता और 4 असेट्स में कंडीशंस एक में मतलब एक प्रोविजन ऐसा बनाता जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, कंडीशन 1 कंडीशन 2। एक क्वेश्चन ऐसा बनाता जिसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई होती, दूसरा ऐसा बनाता एक होती और दूसरी नहीं होती। फिर एक कंडीशन ऐसा बनाता जिसमें पहली नहीं होती और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती। एंड फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा बनाता जिसमें नन ऑफ दी कंडीशन सेटिस्फाई होती, और मैं ये देखता आप डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम कर रहे हो। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बोलना मेरे को, हाँ ठीक है भाई। चल, हमारा एक टॉपिक हो गया पीजीबीपी का। ठीक, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन में कुछ भी स्पेशल नहीं है हमारे पास। इन्होंने बस ये कहा है कि 2019-20 मतलब अपकमिंग जो अटेम्प्ट है हमारा, इस अटेम्प्ट में हमारी जो इंडेक्सेशन कॉस्ट है वो 289 रहेगी। ठीक है सर, ओके, दिस इज द सिंपल अमेंडमेंट। लॉजिकल ये थी, एग्जाम में आने के लिए 5 स्टार कह लो या 50 स्टार कह लो सर, मेरे हिसाब से इस पर एक क्वेश्चन ऐसे ही बना सकता है, और मैं होता एग्जाम में तो डेफिनेटली बनाता। ठीक, ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन में एक छोटी सी अमेंडमेंट, ये आप याद ही होगा आपको, मई के लिए भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, नवंबर के लिए भी 2-4 क्वेश्चन किए होंगे, डेफिनेटली
आपको ये पता होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इसने क्या किया है, पहले तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अमेंडमेंट को उठाया, फिर उसमें कुछ पॉइंट्स जोड़ दिए, फिर वो दोनों को मिला के कह रहा है कि भैया ये न्यू अमेंडमेंट है आपके लिए। अब देखिए सुनिएगा, पहले तो ये उनको क्लिक होगी जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, तो पहले तो मैं उनके लिए बता दूं, फिर मैं उनके लिए बताऊंगा जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, दोनों के लिए बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ठीक। नोटिफिकेशन ऑफ क्लास ऑफ द पर्सन रिसीव्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम होम वुड नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5610। वो ये कह रहा है कि किसको ये प्रोविजन नहीं लगेगा। एक्चुअली प्रोविजन लगेगा क्या, पहले वो सुन लेते हैं। प्रोविजन क्यों और कब लगेगा, मतलब यहां पे लिख लो प्रोविजन क्यों और कब लगेगा, कब लगेगा, ठीक है। और ये फिर आगे क्या कहते हैं, कब प्रोविजन नहीं लगेगा, कब प्रोविजन नहीं लगेगा। ओके, नाउ लेट्स रीड ऑन माय साइड। आइए देखते हैं क्या कहता है, ऐसे ही आपसे ध्यान सुनेगा। प्रोविजन कब लगता है आपने जानते हैं, और आप ये अमेंडमेंट मतलब बिना पढ़े भी ये बता सकते हो अगर आपने अदर सोर्स एक बार पढ़ा हुआ है तो। आगे का प्रोविजन नया है हमारे लिए, ठीक। सुनते हैं क्या कहता है ये कहता है ब्रिंग्स टू 56(2)(10) ब्रिंग्स टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। भैया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आने का द्वार है ये, चार्जिंग सेक्शन आपके लिए बन जाता है। कहता है एनी सम ऑफ मनी, कोई भी पैसा, और कोई भी सम ऑफ पैसा जो है रिसीव्ड किया है आपने, ठीक है सर, रिसीव किया है विदाउट कंसिडरेशन, जिसके बदले में आपने कोई कंसिडरेशन दिया ही नहीं है। इफ द एग्रीगेट वैल्यू, अगर जो भी पैसा आपको मिल रहा है वो मिलने वाला पैसा अगर 50,000 या उससे ज्यादा है, तो सर कुछ लोग पूछते क्या 50,000 कह रहा है, नहीं सर, एक्सीडिंग 50,000 है। वर्ड क्या एक बार बोलिए, क्या 50,000 है, नहीं सर, एक्सीडिंग 50,000, यानी 50,000 में 1 रुपए भी अगर ऐड हो गए सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। वर्ड क्या है सर, एक्सीडिंग। आप गलती करते हैं फिर आप कहते हैं मार्क्स नहीं आते, हाईलाइट कीजिए एक्सीडिंग 50,000, यानी नेट 50,000 नहीं, एक्सीडिंग मतलब 1 रुपया ज्यादा, 1 पैसा ज्यादा, ठीक। और वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग, मान लो पहले तो हम बात कर रहे थे सम ऑफ मनी की, या फिर ये तो पहला केस हो गया। दूसरा क्या है, वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग। एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्डिंग बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, हो सकता है वो लैंड हो, जमीन हो, बिल्डिंग हो, या दोनों हो। रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, वो आपके चाचा नाना पापा किसी ने भी दे दी आपको, दोस्त ने दे दी, क्लाइंट ने दे दी, किसने दे दी, और उसकी स्टैम्प ड्यूटी जो वैल्यू है वो 50,000 को एक्सीड कर रही है। अगेन आई हैव अ क्वेश्चन, क्या 50,000 या उससे ज्यादा, सर ज्यादा। नेट 50,000 है तो इस सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। लॉ ऑलवेज कह रहा है 50,000 से ज्यादा, 50,000 से ज्यादा। एग्जाम में गलती क्या करके आते हो, 50,000 पे भी आप टैक्स जोड़ लेते हो। गलती मत करिए सर, टैक्सेशन और लॉ ऐसा सब्जेक्ट है, शब्द पे, वर्ड्स टू वर्ड्स पे मार्क्स कटते हैं और ऐड होते हैं। इट ऑल्सो ब्रिंग्स टू टैक्स इन केस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है। आपको मिल गया सर, क्यों मिल गया, और फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, आपने सही से उसको पैसा नहीं दिया। जैसे 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आपको कितने की मिल गई सर, 50,000। अरे यार बंदे ने 4.5 करोड़ रुपए छोड़ दिए, ये कैसे हो सकता है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है सर, 4.5 करोड़। तो डिफरेंस, तो अगली लाइन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल आप क्या बोल रहे हो सर, एक्चुअल सेल आप बता रहे हो 50,000, और असेट की वैल्यू कितनी है सर, 5 करोड़। डिफरेंस कितना है सर, 4.5 करोड़। डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंसिडरेशन, इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड सच कंसिडरेशन, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड करती है उस कंसिडरेशन से, सर कर ही रही है, आप देख लो, वो 50,000 बता रहा है, एक्चुअल 5 करोड़ है, डिफरेंट है 4.5 करोड़ का। सच एक्सेस अमाउंट इज मोर देन द हायर ऑफ 50,000, तो अगर ज्यादा भी है तो हमारा कहना क्या है, मोर देन द हायर ऑफ, या तो वो 50,000 रुपए के अमाउंट से ज्यादा हो, या 5% ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो भैया सेल कंसिडरेशन कितना है सर, 50,000, होना कितना चाहिए, मतलब वो दोनों को कंपेयर करके बोलता है। देखो सर, इसको मैं पहले आपको सिंप्लीफाई करके दे दूं, क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूं आपने नहीं पढ़ा है प्रोविजन, ठीक है। तो पहली चीज, ये आपका जो सेक्शन 56 है, ये कह रहा है कि आपके पास 2 असेट है। पहली असेट कौन सी सर, पहली असेट वो है जो मूवेबल है, ठीक है। तो इस पे तो उसने बोल दिया एनी सम एक्सीड 50,000। यहां पे वो कहता है अगर वो इमूवेबल है, ठीक है,
इमूवेबल है तो हम ये कहेंगे क्या जो वो प्राइस बता रहे हैं, जैसे 50,000 बता रहे हैं और एक्चुअल जो सेल है वो 5 करोड़ है, और ये जो डिफरेंस है क्या वो ज़्यादा है? किससे सर? 50,000 और जो एक्चुअल सेल आप बता रहे हो उसके 5% से। दोनों में से अगर 50,000 से ज़्यादा है या फिर इससे ज़्यादा है तो ये सेक्शन अट्रैक्ट आपके ऊपर हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट आपके ऊपर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द अमेंडमेंट? अमेंडमेंट ये है कि आप पे ये दोनों कंडीशन ही नहीं अप्लाई होगी। आपने अभी जो पढ़ा ना मेरे साथ, ये जो छोटा सा डायग्राम आपने बनाया मेरे साथ, ये वाला आपने जो पॉइंट पढ़ा मेरे साथ, क्वेश्चन ये है कि ये अप्लाई नहीं होगा, आप पे ये अप्लाई नहीं होगा। अब क्वेश्चन है सर वैन, तो वैन के लिए ही हमें अमेंडमेंट पढ़नी है। कब कब ऐसा होगा कि ये नहीं हम पे अप्लाई होगा? आइए सुनते हैं। ये क्या कहता है? द प्रोविजन ऑफ 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 हाउएवर लिस्ट आउट द सर्कमस्टांसेस। कुछ हालात ऐसे बता रहा है। अब ये गाना है, गाना क्या है? मेरे हालात ऐसे हैं कि मुझ पे टैक्स लग नहीं सकता। ठीक है, और वो हालात कैसे है अब उसे देखना है। विच एनी सम ऑफ द मनी ऑफ वैल्यू प्रॉपर्टी वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स, हम नहीं लगाएंगे। अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनेंस इस एक्ट 2019, जो सेकेंड फाइनेंस एक्ट 2019 आया था उसके अंदर बताया गया। ये कह रहे हैं क्लॉज 11 टू दी प्रोवाइजो टू प्रोवाइड दैट एनी सम मनी और वैल्यूएबल ऑफ प्रॉपर्टी वुड नॉट चार्जेबल टू टैक्स, हम नहीं लगाएंगे। इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट इफ इट इज रिसीव्ड फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन, हम तब नहीं लगाएंगे तो वो लड़का जो गाना गा रहा है मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं टैक्स दे नहीं सकता, फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, उन शर्तों पे एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो शर्तें हम बता रहे हैं। तो पहली बात, वो लोग, वो हालात जैसा कि हम बता रहे हैं। और कौन बताएगा सर? गवर्नमेंट। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपके हालात ऐसे हैं कि आप टैक्स दे नहीं सकते, तो आप कौन है वो भी हम बताएंगे, आपके हालात क्या है वो भी हम बताएंगे, और हम कौन है? गवर्नमेंट। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं? सेक्शन 56 to 10 शैल नॉट अप्लाई टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि आपकी लैंड हो, बिल्डिंग हो या फिर दोनों हो। अब क्या है? रिसीव्ड बाय, ध्यान से सुनेगा, रिसीव्ड बाय अ रेसिडेंट, रिसीव्ड बाय अ रेसिडेंट। ठीक है सर, और कैसा रेसिडेंट है सर? ऑफ एन, कहां का रेसिडेंट है सर? अब यहां पे हाईलाइट मैं चेंज कर रहा हूं, कहां का रेसिडेंट है सर? अनऑथराइज्ड कॉलोनी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी। ठीक है, और वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी कहां आती थी? नेशनल कैपिटल टेरिटरी में, और वो भी दिल्ली के। ठीक है, कहां आती थी सर? नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और किसकी है सर? ये ऑफ दिल्ली। अब जरा समझिएगा, वो बंदा कौन है? वो बंदा वो है, यहां पे हम बात कर रहे हैं रेसिडेंट की। सर रेसिडेंट तो वो होता है ना नागरिक, जो हमने बेसिक चैप्टर में पढ़ते हैं हम, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। नो, गिव मी 1 सेकेंड। रेसिडेंट डिफाइन किया गया है, मैं अभी आपको रीड करके दिखाऊंगा। अनऑथराइज्ड कॉलोनी क्या है वो भी मैं आपको रीड करके दिखाऊंगा। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी भारत की, और दिल्ली और जोड़ दिया उसने, वहां की सरजमी पे नेशनल, हमारे इंडिया की, हाँ, कैपिटल मतलब यहां पूंजी होता है, लेकिन यहां पे जमीन के बारे में बात हो रही है। टेरिटरी जो भी हमारे एरिया में आता है। ठीक है, तो आप ऐसे लोग हैं जो कि अनऑथराइज्ड वर्ड है नहीं सर, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, और आप वहां पे रहते हैं और आप हमारे एरिया में आते हैं, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, टेंशन मत लो। अब क्वेश्चन है सर कब? ठीक है सर, अब सर देखो इसका एक हल्का सा लॉजिक क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, बस एग्जाम्पल इसलिए है ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। ठीक है, 10-5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए तो क्या हुआ, मार्क्स तो पूरे आएंगे ना मेरे भाई। हाँ, और हार्डवर्क अच्छा लग रहा हो, और ये देखो सर पसीने आ रहे हैं मेरे को भी। अगर पसीना आपको लग रहा है कि ओरिजिनल है तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना मुझे। हाँ, मजाक कर रहा था, जस्ट किडिंग। अब मतलब एक राम है, ठीक है, राम क्या रहता है? एक जगह है आलीगांव, कहाँ है सर? दिल्ली में। ठीक है, वहाँ स्लम एरिया है। ठीक है, या फिर आप कहो नियर ओखला, एक जगह है स्लम एरिया की। ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगा स्लम है, लेकिन है वहाँ पे झोपड़ी वगैरह है। ठीक है, अब ये बंदा वहाँ रहता है, गवर्नमेंट कह रही है कि सर, गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप यहाँ से हट जाओ, आप कहीं और जाके सेटल हो जाओ, या हम कोई दूसरी जगह आपको दे रहे हैं, आप वहाँ चले जाओ। क्वेश्चन वही आया
कि ये जो अमाउंट मिलेगा इन्हें, ये या तो 50,000 से ज़्यादा है, या आपका लॉ क्या कहता था 5% ऑफ द सेल कंसिडरेशन, या फिर ये 5% ऑफ सेल कंसिडरेशन से ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये इन दोनों से ज़्यादा है तो क्या इस गरीब राम को टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स भी किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो राम जी आप टैक्स मत दो, क्यों, क्योंकि आप अनऑथराइज कॉलोनी के बंदे हो और आप वो रेसिडेंट हो जो हमने बताया है। आप टेंशन मतलब आपसे टैक्स नहीं मांगा जाएगा। ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, सर ये रेसिडेंट कौन है और अनऑथराइज कॉलोनी कौन है? आइए एक बार पढ़ते हैं। रेसिडेंट कौन है, मतलब ये राम है कौन, ठीक है सर, और ये जो जे कॉलोनी है, या फिर ये आपने जो हमें आली गांव का नाम बताया, ठीक है, या फिर आपने हमें ओखला इंडस्ट्री का नियर एरिया बताया, वो है कौन लोग? राम के बारे में सुनते हैं कि राम कौन है। अ पर्सन हैविंग फिजिकल पोजीशन, वो बंदा उस झोपड़ी में रहता है। सबसे पहली बात ये रही सी राम की झोपड़ी, इज्जत से देखना इसको, ये राम जो है इसमें रहता है, पोजीशन रखता है। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड, उसके पास रजिस्टर्ड सेल डीड भी है, वो बता रहे मेरे अब्बा ने, मेरे खाला ने, मेरे किसने मेरे को दिया था, फूफा ने, हाँ मियाँ मेरे को निकाल रहे तुम। और लेटेस्ट सेट ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी, सर मेरे पास राइट है यहाँ रहने का, आप मुझे हटा नहीं सकते। एग्रीमेंट टू सेल है सर, खरीद रहा हूँ सर मैं, मेरी है, या मैं किसी को बेच रहा हूँ सर, मेरी है। विल है सर, मेरे चाचा मामा ताऊ ने मुझे एज अ विल मुझे ट्रांसफर किया। पोजीशन लेटर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑथराइज कॉलोनी, और वो सबूत भी दिखा रहा है कि भैया मैंने इसके लिए पैसे दिए थे। मतलब हो सकता है उसने अभी अभी खरीदा हो इस जगह को, झोपड़पट्टी भी खरीदते, हाजर खरीदते, अगर फायदा हो रहा हो तो कुछ भी करते इस दुनिया में। क्या मियाँ होले जैसी बात कर रहे तुम। हाँ, इंक्लूड्स देयर लीगल हायर्स, हो सकता है मैं ना हूं मेरे बच्चे हों, बट डज नॉट इंक्लूड टेनेंट, किराएदार नहीं आएगा साहब। सर एमसीक्यू भी बन सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट भी बन सकता है, केस स्टडी भी बन सकती है, सर किराएदार इसमें नहीं आएगा। सर केस स्टडी बना दूं मैं क्या? हाँ सुनो सर, राम का भाई नहीं सर, दूर का रिश्तेदार कोई, आई डोंट नो हु इज दूर का रिश्तेदार, एक बंदा उसमें रहता है लक्ष्मण किराया देता है राम को, ठीक है। क्वेश्चन ये है क्या लक्ष्मण रेसिडेंट कहलाएगा? नहीं सर, किराएदार शामिल नहीं है एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके, लाइसेंस और परमिसिव यूजर, आपने लाइसेंस दे रखा है किसी को, भाई तू रह ले। अब मैं आपको ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक मूवी थी आपकी नायक, ठीक है सर, नायक में मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, जब वो एक दिन का प्रेसिडेंट बनता है अनिल कपूर, जब वो जाता है झोपड़ियों में तो बोलता है बताओ तुम्हारा घर का है, तो एक बंदा बोलता है सर इसने तो अपना घर किराए पे लगा रखा है। तो फिर वो उस सरदार जी को बाहर निकालते हैं और बोलते हैं कि भैया तुम इसमें नहीं रह सकते। याद करो, अगर वो सीन याद आ रहा है ये एग्जाम में पक्का याद आएगा। यहाँ पे एक और लिंक लिख दो, लिंक मतलब हमें क्या याद रखना है, नायक मूवी का सीन। अगर नहीं देखी तो एक बार नायक मूवी आज जाके देख लेना, बस छोटा सा क्लिप है जिस दिन वो एक दिन का प्रेसिडेंट बनता है, झुग्गी झोपड़ी वाला सीन आपको याद हो जाएगा। नाउ अनऑथराइज कॉलोनी, अ कॉलोनी डेवलपमेंट कंप्राइजिंग ऑफ द कंटिग्यूअस एरिया वेयर नो परमिशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर अप्रूवल फॉर लेआउट प्लान। उसका नक्शा क्या है, क्या बनना है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बना रखा है सबने। और बिल्डिंग प्लान्स क्या है कुछ पता नहीं है सर। एंड हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर रेगुलेशंस ऑफ सच कॉलोनी इन परसुएशन टू द नोटिफाइड एसओ। मतलब आप ये याद रखो, पहली चीज आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, इतना डीप में ये वाला तो बिल्कुल नहीं पूछने वाला, इसमें थोड़ा सा आपसे ट्विस्ट ले सकता है। अनऑथराइज कॉलोनी का मतलब यही है जिसका नक्शा पास नहीं हुआ है। ओके ठीक है, तो बाकी ये हमारा जो प्रोविजन है वो हो गया। नाउ माय डियर फ्रेंड कम टू द लास्ट पॉइंट। यहाँ पे एक चीज जोड़ी गई है, मुझे बस ये समझ में नहीं आया कि उसको यहाँ लिखा क्यों ऐसे ही ने, बट इसका लिंक पीजीपीपी से था, पता नहीं क्यों है, बट है तो हम पढ़ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि याद है आपको, ऐसे ही बोल रहा है, याद है आपको 35 AD में मैंने आपको बोला था 10,000 की लिमिट, याद है आपको 40A3 और 3A में मैंने आपको 10,000 की लिमिट बोली थी नॉर्मल कैश के लिए, और जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उसके लिए 35,000 की लिमिट बोली थी, याद है आपको। ओके 43(1) मोड ऑफ द पेमेंट जो एक्सीड करेगा 10,000 से उसको हम डिसअलाउ कर देंगे, याद है आपको। ओके उसके बाद 44 AD, यहां पे इसने बोला है प्रिजम्पटिव इनकम जो है वो 6% की लिमिट होती है, याद है आपको। 43 CA जहां पे वो कह रहा है होल of the consideration for the transfer of stock and trade being land, building or both before the date of the agreement considering stamp duty value of the date of agreement for the purpose of determining। सर ये मैं बताऊँ क्या है, ये एक्चुअली 50C है,
कैपिटल गेन में 50C पढ़ा है आपने, वैल्यूएशन वाला टॉपिक। वैल्यूएशन वाला टॉपिक याद दिलाऊं, जैसे कोई भी बंदा वहाँ पे बहुत ही अमेंडमेंट के साथ आया था, मैं हल्का सा याद दिलाता हूँ आपको। वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है कि 50,000 है, आप बोलते हो 40 है, फिर हम एक और बंदे को बुलाते हैं, ठीक है, मतलब आपके एओ ने बोला 50,000, फिर हम वैल्यूएशन ऑफिसर को बुलाते हैं। अब वैल्यूएशन ऑफिसर बोलेगा 60,000 है सर, तो उसकी बात को हम नहीं मानेंगे, हम कहेंगे सर आप 50,000 दे दो। अगर वो बोलेगा 35,000 तो इसकी बात को नहीं मानेंगे, तब हम कहेंगे 40 दे दो। अगर वो कहेगा 45 तो कहेंगे अच्छा भैया ठीक है 45। याद करो 50C में आपने पढ़ा था, उसी का भाई है 43C है, लेकिन वहाँ पे हम असेट की बात करते थे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टॉक एंड ट्रेड की, याद आ जाना चाहिए। 50C लो जी भैया जी यहाँ पे प्रस्तुत है ठीक है। और उसके बाद 56 to 10 अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, प्रोविजन, ठीक। उसके बाद है हमारे पास 80JJAA, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एम्यूल्यूमेंट्स टू एडिशनल एम्प्लॉई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू क्वालिफाई फॉर डिडक्शन, जहाँ पे कहा जाता था अगर इस साल में आप नए एम्प्लॉय को रोजगार दोगे तो हम आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन देंगे। ओके सर ये क्या है, क्यों पढ़ा रहे हो, क्या ये अमेंडमेंट है? नहीं सर, ये जो आईसीआई ने यहाँ से दिया है, ठीक है, इज जस्ट फॉर रिकॉल। क्या है सर? इज जस्ट फॉर रिकॉल। सर पहली चीज आपसे अभी एक बात कही गई थी कि अगर आप 10,000 से ज्यादा किसी को पेमेंट करते हो या 35,000 अगर वो ड्राइवर का केस उससे ज्यादा पेमेंट करते हो तो आपकी पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगी। यू शुड पे द अमाउंट वाया नेट बैंकिंग। तो उसने वही चीज थोड़ी सी क्लेरिफाई की है कि अगर आप चाहते हो कि ये डिडक्शन डिसअलाउ ना हो, जैसे आपने रूल 6D शायद कहते हैं उसको, यहां पे मैं कंफर्म भी कर देता हूं आपको, यस सर, रूल 6DD, ठीक है। तो रूल 6DD इसको कहते हैं, जो ये कहता है कि पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा आप पेमेंट नहीं दे सकते, और ये आपको सिखाया गया। उसके बाद ये कहा जाता है रूल 60D जो है उसमें कुछ आइटम्स बताए गए हैं, जहां ऐसी जगह आप जाके पेमेंट कर रहे हो जहां पे बैंक अवेलेबल नहीं है। किसानों के पास गए आप कुछ खरीदने, उनके पास अकाउंट नहीं है, तो रूल 6DD कहता है कि आपकी 10,000 और 35,000 वाला जो प्रोविजन है वो यहां अप्लाई नहीं होगा। दिस इज रूल 6DD। बट यहां पे कहा जा रहा है कि रूल 6DD को साइड रखते हुए हमने आपको एक लिमिट बताई है कि अगर आप कुछ भी परचेज करते हो 10,000 से ज्यादा कैश में तो वो हम डिसअलाउ कर देंगे। अगर ड्राइवर का केस है तो हम इसको 35,000 रुपए रखते हैं। ओके, अगर आप इससे ज्यादा पेमेंट करना चाहते हो तो आप इन मेथड का यूज करिए, क्रेडिट कार्ड का यूज करो, डेबिट कार्ड का करो, नेट बैंकिंग का करो, IMPS का करो, UPI का करो, जैसे भीम, फोन पे, ठीक है, आजकल तो आप सब जानते ही होंगे। RTGS से करो, NEFT करो, और भीम का अलग से नाम आ गया, ठीक है। तो वो बस ये कह रहा है, ये अमेंडमेंट नहीं है सर, ये जस्ट अ रूल है, रूल डाला गया है, रूल ऐड किया गया है। और रूल बस इतना सा है मेरे दोस्त कि अगर आप जो 10,000 की पेमेंट कर रहे थे, आप जो 35,000 की पेमेंट कर रहे थे, अगर वो कैश में से ज्यादा कर रहे थे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जा रही थी। तो आप ये जानना चाहते थे, तो ICAI ने ये क्लियर किया है, लॉ ने ये क्लियर किया है कि अच्छा इससे ज्यादा पेमेंट करनी हो तो कैसे करें। तो ये आपको A to H जो है पॉइंट बता दिया गया है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, इसी के बाद एक बॉक्स यहाँ पे दिया गया, आज के लिए मैं यहीं तक आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक बॉक्स ऐड किया गया, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को, सुनो मेरे वीरों इस प्रोविजन की कहानी। देखो, एक है आपका सेक्शन 40A3, इसको डिसअलाउइंग सेक्शन कहते हैं। अगर आपने मेरे से इनकम टैक्स पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली याद होगा, किसी और टीचर से पढ़ा होगा तो उसने भी ऐसे ही कुछ बताया होगा। 40A3 वो ये कहता है कि अगर आपकी पेमेंट 10,000 से ज्यादा है, अगर आपकी पेमेंट 35,000 से ज्यादा है, तो इसी बात को रिकॉल करते हुए सेक्शन बनाया गया, वुड नॉट बी अट्रैक्ट, कि भैया 40A3 जो आपका डिसअलाउंस था वो अट्रैक्ट नहीं होगा, हैज बीन अमेंडेड, उसको मैं अमेंडमेंट में तब्दील कर दिया है 29/1/2020 को, टू ओमिट क्लॉज J, हमने J पॉइंट को हटाया है। 40A3 में डिस्क्वालिफिकेशन से हमने सिर्फ J पॉइंट को हटाया, और J क्या कहता था, व्हेन बैंक्स वर क्लोज्ड। अब आपका बैंक बंद है, मान लो संडे को बैंक बंद है, ठीक है, लेट सपोज 15 अगस्त को बैंक बंद है, लेट सपोज दीपावली को बैंक बंद है, लेट सपोज ईद को बैंक बंद है, या फिर स्ट्राइक हो गई बैंक बंद है। इस दिन आप क्या कहते थे, अब तक क्या था लॉ, कि भाई इस दिन तुम 10,000 से ज्यादा खरीदोगे ना चलेगा, ठीक है। उसके बाद वो कहते थे 35,000 से ज्यादा खरीदोगे ना तो चलेगा। वो ये कहता था, लॉ ये कहता था कि अगर बैंक क्लोज है उस दिन आप कैश में ट्रांजेक्शन्स कर लोगे तो हम डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। तो यही 40A3 जो है उसने कहा अब अपडेट हो गया है। अब वो क्या कह रहा है कि मान लो किसी दिन बैंक क्लोज्ड है, अकाउंट ऑफ हॉलीडे है,
या फिर स्ट्राइक है फ्रॉम द परव्यू ऑफ सेक्शन 40A3, तो 40A3 को मद्देनजर रखते हुए अकॉर्डिंगली विद इफेक्ट फ्रॉम 29/1/2020 पेमेंट इन एक्सेस, सर क्या कह रहे हैं, पेमेंट इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है अगर वो उससे ज्यादा होती है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या है 10,000 और 35,000 और क्या क्या लिमिट है, तो वो लिमिट यहाँ पे बता रखी है हमने आपको, ये सारी जो है वो लिमिट ही है अपने आप में, ठीक है। तो ये जो भी लिमिट है वो क्या कह रहे हैं, एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट मेड अदरवाइज देन बाय द प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑन अ डे on which the banks are closed on account of the holiday or strike would attract disallowance under section 48(3). सर समझ में तो आ गया यहाँ तक, लेकिन थोड़ा सा एक बार और आप अपने स्टाइल में समझाओ तो हमारा ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पेमेंट इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब लिमिट, प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है, तो उसको ऊपर जो चार्ट है उसको जाके एक बार दोबारा पढ़ो, वो याद नहीं रखना है, वो रिकॉल करना है कि हाँ हमने ये पढ़ रखा था, ठीक। तो कह रहा है मेड अदरवाइज देन बाय पेमेंट इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब लिमिट, प्रिस्क्राइब लिमिट आपको बता दी, मेड अदरवाइज आप उसके अलावा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रिस्क्राइब्ड मोड से। प्रिस्क्राइब्ड मोड्स कौन कौन से है सर, प्रिस्क्राइब्ड मोड हमने आपको बता रखे हैं, आओ देखो ये रे प्रिस्क्राइब्ड मोड, कैसे कैसे पेमेंट करनी हमने आपको बता रखा है, ओके। फिर वो क्या कह रहे हैं, ऑन ए डे आप ऐसे दिन कर रहे हो ऑन विच द बैंक्स आर क्लोज, जिस दिन बैंक बंद है, अब बैंक तो बंद है, अच्छा, ऑन अकाउंट ऑफ द हॉलीडे, हॉलीडे हो सकता है उस दिन स्ट्राइक हो सकती है, वुड अट्रैक्ट डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 48(3). सर कहने का मतलब क्या है वो समझाओ, वो ये कह रहा है आगे से छुट्टी हो या कुछ भी हो हमको बेवकूफ़ मत बनाना, हमारे सर पे टोपा मत पहनाना, इन द सेंस हमें मामू मत बनाना, ठीक है। मतलब बेवकूफ़ बनाने को मतलब कि गंदी लैंग्वेज में बोलते हैं, हमें मामू मत बनाना, हम हमारे सर पे टोपी मत पहना, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं हमें इसको मत सिखाओ, अगर आपने प्रिस्क्राइब मेथड के अलावा पेमेंट की और अगर इस लिमिट को क्रॉस करते हुए की, हमें नहीं पता कि बैंक क्लोज थे, भीम ऐप चल रहा था, फोन पे चल रहा था, गूगल पे चल रहा था, NEFT चल रहा था, RTGS चल रहा था, नेट बैंकिंग चल रहा था, डेबिट कार्ड चल रहा था, क्रेडिट कार्ड चल रहा था, तो चलाना मेरे भाई, वाई यू गिविंग एक्सक्यूज टू मी, ओके। इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है, नेक्स्ट पार्ट में मैं ये पॉइंट उठाऊंगा, ठीक है। अब ज़्यादा अमेंडमेंट रह गए नहीं है, चैप्टर नंबर 9 है, उसके बाद बेसिक वाला है, 2 टॉपिक और कर लो आपकी अमेंडमेंट खत्म हो जाएगी, ओके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों की हेल्प जरूर कीजिएगा, उससे दुआएं मिलती है, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।